यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के दौरान जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्थान आते हैं जिनके बारे में आपको बुनियादी जानकारी पता होना चाहिए। अगर ये बुनियादी जानकारी मानचित्र के आधार पर किसी भी स्थान की लोकेशन के आधार पर हासिल की जाए तो उस जानकारी को लंबे समय तक याद रखना महत्वपूर्ण होता है, लंबे समय तक याद रखना आसान होता है और वो आपके एग्जामिनेशन में भी वो चीज पे करती है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके प्रश्न के ठीक होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इन्हीं सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही स्थानों के मानचित्र के आधार पर कुछ प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आते हैं, ताकि इन प्रश्नों के आधार पर अलग अलग जगहों के मानचित्र को आप जान सके, उन उस मानचित्र के आधार पर प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं उसको भी आप जान सके और अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम। आज के पहले प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। दूसरा कथन क्या है, यह रक्त तीतर का क्षेत्र है जो सिक्किम का राज्य पक्षी है। आपसे प्रश्न पूछा गया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। आपके सामने ऑप्शन थे, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। बहुत से मित्रों ने इसका सही उत्तर दिया है और इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन यहां पर सही दिए गए हैं। चलिए सामान्य चीजें जान लेते हैं इसके बारे में। जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है वो सिक्किम में स्थित है और उसकी लोकेशन सिक्किम में आप यहाँ देख सकते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सामान्य बात करें तो ये भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, वर्ष 2016 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, और यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व 2018 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूनेस्को का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। उसी के तहत एक नेटवर्क है पूरे विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व का, उसी के तहत इसको शामिल किया गया था। ये पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है और उत्तरी सिक्किम में जोंगू घाटी विशेष रूप से औषधीय पौधों से समृद्ध है। इसके बारे में कुछ सामान्य तथ्य हुए। जब हम मिश्रित धरोहर की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर दोनों शामिल हो जाती है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जाने तो महत्वपूर्ण जीव प्रजातियों में रक्त तीतर, जो कि सिक्किम का राज्य पक्षी भी है, वो यहाँ पर पाया जाता है। लाल पांडा, हिम तेंदुआ और कस्तूरी मृग की अवस्थिति भी आपको यहां देखने को मिल जाएगी। अब आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह नदी यारलुंग शांगपो के नाम से चेमायुंगनुंग ग्लेशियर से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग कहा जाता है। दूसरा आपके सामने कथन है, तीस्ता नदी में मिलने के बाद इसे जमुना के नाम से जाना जाता है और यह बांग्लादेश में ग्वालुंडो घाट के पास गंगा यानी पद्मा में मिल जाती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है या है। आपके सामने चार ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसमें सही उत्तर क्या होगा, यहां पर दोनों ही कथन सही दिए गए हैं, इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सामान्य तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। और वो तथ्य क्या है, आप यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी की अवस्थिति देख सकते हैं। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ये निकलती है और यारलुंग सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है और इस प्रकार से ये यहां पर भारत में प्रवेश करती है। इस तरह से एक घोड़े की नाल के आकार के रूप में यहां से पहाड़ी से इस प्रकार से निकलती है, घोड़े की नाल का आकार यहां बनता है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वतमाला में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जैसा कि अभी आपने देखा है। जहां इसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करने पर इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है, सियांग या दिहांग कहा जाता है। अगर इसके अपवाह की बात करें तो ब्रह्मपुत्र बेसिन तिब्बत, भूटान, भारत और बांग्लादेश तक विस्तारित है। इसका जो बेसिन क्षेत्र है, इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, वो कई देशों में पड़ता है, जैसे तिब्बत में पड़ता है, भूटान में, भारत और बांग्लादेश तक इसका बेसिन विस्तारित है। सामान्य तौर से आप देख सकते हैं कि इसे यहां पर सियांग नाम से जाना जाता है। इधर से इसमें दिबांग और लोहित पहले आपस में मिलती है और फिर लोहित के रूप में इसमें ये सियांग में मिल जाती है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है।
फिर इसमें कई नदियां इस प्रकार से दक्षिण और उत्तरी हिस्से से आकर के मिलती है और ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जैसे ही इससे तीस्ता नदी मिलती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम तक विस्तारित है। यानी इतने बड़े स्तर पर इसका बेसिन पड़ता है। अगर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय यानी हिमालय के उत्तर और पश्चिम, पटकाई बूम पहाड़ियों जो कि पूर्व में पड़ती है और असम पहाड़ियों जो कि दक्षिण में पड़ती है उससे घिरी हुई है। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये उत्तर और पश्चिम में हिमालय से घिरी हुई है, पूर्व में पटकाई बूम पहाड़ियों से घिरी हुई है और दक्षिण में ये असम पहाड़ियों से घिरी हुई है। ये एक सामान्य तथ्य है। ब्रह्मपुत्र नदी के तीस्ता नदी में मिलने के बाद इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। माफ कीजिएगा, अभी आपसे कहा गया था कि जब ब्रह्मपुत्र नदी में तीस्ता नदी मिलती है तो शायद आपसे कहा गया था कि पद्मा के नाम से जाना जाता है। वहां पर इसको पद्मा के नाम से नहीं जाना जाता, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है? तीस्ता नदी में मिलने के बाद इसे जमुना के नाम से जाना जाता है और वहां से यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और अंततः ग्वालुंडो घाट जो कि बांग्लादेश में पड़ता है उसके पास गंगा में मिल जाती है और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो अगर हमने यमुना के लिए, यमुना नदी में जब उत्तर से तीस्ता नदी मिलती है वहां पर अगर हमने पद्मा नाम का उल्लेख किया है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वहां पर वो जब तीस्ता नदी मिल जाती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। पद्मा नदी अंततः मेघना नदी में विसर्जित हो जाती है और बांग्लादेश की खाड़ी में मिल जाती है। तो किस रूप में? एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप पद्मा नदी प्रवेश करती है बंगाल की खाड़ी में, मेघना नदी के रूप में प्रवेश करती है, आप ये कह सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह विश्व के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है और यह राजस्थान का राज्य पक्षी है। दूसरा कथन है सर्वाहारी होने के कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक संकेतक प्रजाति है तथा यह पक्षी चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र के बेहतर स्वास्थ्य का परिचायक है। तीसरा कथन है यद्यपि इसे IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 सुरक्षा का उच्चतम स्तर के तहत संरक्षित है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही है या हैं? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है सभी तीन और ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। विश्व के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, राजस्थान का राज्य पक्षी है, बिल्कुल सही है। सर्वाहारी होने के कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और जब खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण अंग होता है तो किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन का एक महत्वपूर्ण संकेतक भी हो जाता है। तो इस प्रकार से कथन दो भी सही है। IUCN रेड लिस्ट में इसको गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में रखा गया है, सुरक्षा का उच्चतम स्तर इसे प्रदान किया गया है। यानी ऑप्शन सी सभी तीन कथन सही हो जाएंगे। ये वो स्थान है जहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर राजस्थान की में आपको इसकी संख्या देखने को मिलेगी, यहां भी आपको इसकी संख्या देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत संख्या आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी, इसके अलावा कर्नाटक में भी एक बड़ी संख्या देखने को आपको मिल सकती है और महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में भी थोड़ी संख्या में इनकी स्थिति देखने को मिलती है। इनके बारे में अगर बेसिक तथ्यों को जानना हो तो बेसिक तथ्य क्या होंगे? अगर इनके सामने सबसे बड़े खतरों की पहचान की जाए जिससे इनकी संख्या में गिरावट आ रही है, तो एक तो ये कि जितनी भी बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें हैं उनसे टकरा करके इनकी मृत्यु होती है, तो वो एक बहुत बड़ा खतरा है इनके सामने। साथ ही इनका शिकार भी किया जाता है, हंटिंग भी की जाती है और इनके अलग अलग प्रकार की विकासात्मक गतिविधियों के कारण इनका जो आवासीय क्षेत्र है वो भी सिकुड़ रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है। तो इस प्रकार के खतरे इनके सामने उपस्थित हैं। इसके अलावा सामान्य तौर से ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाई जाती हैं। सामान्य तौर से इन्हीं राज्यों में इनकी स्थिति है। अगर इनकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो 100 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर इनकी ऊंचाई हो सकती है। वेट की बात करें तो 15 से 18 किलोग्राम इनका वेट होता है। राजस्थान की
राजकीय पक्षी है ये। इसके अलावा आप ये भी मानिए कि इनका जो IUCN में रेड लिस्ट है, IUCN की रेड लिस्ट है, उसमें जो दर्जा है, जो स्टेटस है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त का है। तो ये कुछ बेसिक तथ्य हुए इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी निम्नलिखित में से किस पर्वतीय दर्रे के निकट से निकलती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, रोहतांग दर्रा, बारा लाचा दर्रा, जोजिला दर्रा और नाथुला दर्रा। क्या होगा इसका सही उत्तर? बारा लाचा दर्रा इसका सही उत्तर होगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि चिनाब नदी के बारे में आपसे पूछा गया है और चिनाब नदी की यहां से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में स्थित बारालाचा ला दर्रा से निकलती है। पहले इसमें झेलम मिलती है, फिर आप देख सकते हैं कि रावी इस प्रकार से आकर के इसमें मिलती है और फिर सतलुज नदी में पहले ही ब्यास नदी इस प्रकार से मिल जाती है और सतलुज नदी फिर इसमें मिल जाती है चेनाब नदी में। और आप कह सकते हैं कि सतलुज नदी में जब चेनाब नदी मिलती है तो ये फिर सतलुज के रूप में चेनाब में मिल जाती है। चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक तथ्य जानते हैं और बेसिक यही है कि अगर हम बारालाचा ला दर्रा की बात करें तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है जहां से चेनाब नदी निकलती है। तो इसके बारे में हमने एक सामान्य तथ्य जान लिया है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में जास्कर पर्वतमाला के लाहौल स्पीति भाग में बारालाचा ला दर्रे के निकट से निकलती है। और चिनाब जो है वो चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानी जाती है। क्यों जानी जाती है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है, सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक मानना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के तांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है, इसलिए इसको चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जो सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की, आप देखेंगे कि सतलुज की लंबाई सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी है। और जब चेनाब नदी सतलुज में मिलती है तो सतलुज के रूप में ही वो किस में प्रवेश कर जाती है? सतलुज के रूप में ही वो सिंधु नदी में प्रवेश कर जाती है। सहायक नदी वो होती है, एक कोई दो नदियां आपस में साथ साथ चल रही है तो सहायक नदी किसको कहा जाएगा? जो छोटी नदी है उसको सहायक नदी कहा जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो सतलुज की जो लंबाई है वो इससे ज्यादा है और इसलिए सतलुज के रूप में गिरेगी। इस प्रकार से जो चेनाब नदी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सहायक नदी है, लेकिन सबसे बड़ी सहायक नदियों में से केवल एक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी नहीं है। चेनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है, ये कर लीजिएगा। भारत में चिनाब बेसिन का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को कवर करता है। तो आप इस तथ्य को थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। ये तथ्य ये है कि सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक नदी है, क्योंकि सबसे इससे भी बड़ी सहायक नदी है सतलुज, इससे बड़ी सहायक नदी है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय ग्रे वुल्फ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका है, यह रात्रिचर और शीर्ष शिकारी है जो छोटे समूहों में शिकार करता है तथा अन्य भेड़िया उप प्रजातियों की तुलना में कम मुखर है। दूसरा आपके सामने प्रश्न है, यह तिब्बती और अरब भेड़ियों के बीच का होता है एवं गर्म जलवायु के अनुकूल होने के कारण इसमें शीत ऋतु के लिए मोटी खाल की कमी होती है। और तीसरा आपके सामने कथन है, यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या है? पहला कथन क्या था? रात्रिचर और शीर्ष शिकारी है जो छोटे समूहों में शिकार करता है, अन्य भेड़िया उपप्रजातियों की तुलना में कम मुखर है, बिल्कुल सही है। यह तिब्बती और अरब भेड़ियों के बीच का होता है और गर्म जलवायु के अनुकूल होने के कारण इसमें शीत ऋतु के लिए मोटी खाल की कमी होती है, ये भी सही है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित है। इस प्रकार से सभी 3 कथन यहां पर सही हो जाएंगे। ग्रे वुल्फ के ये स्थान दिए हैं जो इनकी प्रेजेंस के हाई चांसेस कहां पर मिलेंगे, जो सबसे ज्यादा लाल क्षेत्र है वहां पर इनकी प्रेजेंस के हाई चांसेस मिलेंगे, यानी आप कच्छ क्षेत्र में कह सकते हैं। तो भारतीय ग्रे वुल्फ की एक उप प्रजाति है जो भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पश्चिम एशिया में पाई जाती है। रात्रिचर और शीर्ष शिकारी है जो छोटे समूहों में शिकार करते हैं और अन्य भेड़िया उपप्रजातियों की तुलना में कम मुखर होते हैं। कैनिडे परिवार का एक मांसाहारी जीव है जो आकार में तिब्बती और अरब भेड़ियों के बीच का होता है और गर्म जलवायु के अनुकूल होने के कारण इसमें शीत ऋतु के लिए मोटी खाल की कमी होती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत ये संरक्षित होता है। वॉल्स ऑफ द वर्ल्ड
अगर आप जाने कि कौन कौन से भेड़िए होते हैं तो यहाँ कई भेड़ियों की बात की गई है, जैसे आर्कटिक वोल्फ होता है, रेड वोल्फ होता है, इथियोपिया वोल्फ होता है, टिम्बर वोल्फ होता है, इंडियन वोल्फ होता है, मैक्सिकन वोल्फ होता है, टुंड्रा वोल्फ होता है, आइबेरियन वोल्फ भी होता है। तो ये भेड़ियों की कुछ महत्वपूर्ण प्रजाति है जिनके बारे में अभी हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह यूरोप का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। दूसरा आपके सामने कथन है, यह भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है। और तीसरा कथन है, यह एक निरंतर सक्रिय स्ट्रेटो वोल्केनो है जिसके शिखर पर 5 क्रेटर है। क्रेटर इस प्रकार की संरचना होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी उपर्युक्त विवरण से सबसे अधिक मेल खाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, माउंट एटना, माउंट वेसुवियस, तीसरा ऑप्शन है माउंट स्ट्रोम्बोली और माउंट टेइडे। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये सारी बातें जिसके बारे में कही गई है वो है माउंट एटना। चलिए, हाल ही में ये लगातार चर्चा में रहा है और इसकी अवस्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो ये देखिए, इटली का नक्शा आपके सामने है और इटली के दक्षिण में यहाँ भूमध्य सागर में सिसिली की अवस्थिति है, सिसिली द्वीप है, और इसके पूर्वी हिस्से में यहाँ पर माउंट एटना की अवस्थिति है। और माउंट एटना लगातार चर्चा में रहा था और ये यूरोप का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी है। ये तथ्य बिल्कुल सही है। भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है, वो हमने देख लिया है। निरंतर सक्रिय रहने वाला ज्वालामुखी है और इसके शिखर पर 5 क्रेटर भी है। इस प्रकार की संरचनाएं हैं और लगातार सक्रिय रहता है, एक्टिव स्थिति में रहता है। हाल ही में यहाँ पर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट देखा गया और बहुत से लोगों को यहाँ से जान बचाते हुए, भागते हुए भी देखा गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैला हुआ है। दूसरा कथन है, राजस्थान में अरावली पर्वत 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित है, सांभर सिरोही श्रेणी और सांभर खेतड़ी श्रेणी। तीसरा कथन है, माउंट आबू उस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। तो गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैला हुआ है, इसको देख लेते हैं। यहां पर आप ये देखिए, ये अरावली है, ये पूरा भारत का नक्शा आप देख सकते हैं। यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये गारो खासी और इधर इसके जैंतिया है, ये विंध्या पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट की अवस्थिति है। यहाँ पर कार्डामम हिल्स भी है और यहाँ पर ये नीलगिरी हिल्स हैं। तो अरावली पर्वत श्रेणी यहाँ पर है और आप इसे बड़े नक्शे में देख सकते हैं कि इसका जो हिस्सा है वो दिल्ली का नक्शा ये है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तक ये फैला हुआ है। और इसके अलावा इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे। तो गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक ये फैला हुआ है। राजस्थान में अरावली पर्वत 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित है, सांभर श्रेणी और सांभर खेतड़ी श्रेणी। ये तथ्य सही है। माउंट आबू उस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, तो माउंट आबू नहीं है, गुरु शिखर है। माउंट आबू में पड़ने वाला गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इस प्रकार से कथन गलत हो जाएगा, केवल 2 कथन इसमें सही होंगे। चलिए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। यह अरावली पर्वतमाला श्रेणी आपने देखी है। यहाँ पर एक तथ्य को वेरीफाई करना पड़ेगा कि इसकी जो विस्तार है, क्या उत्तर प्रदेश तक भी इसका विस्तार है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में भी अरावली पर्वतमाला का हिस्सा पड़ता है? क्योंकि सामान्यतः इसका जो हिस्सा माना जाता है वो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों तक ही माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में इसका हिस्सा पड़ता है या नहीं पड़ता है, अगले प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर बता सकते हैं। गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैला हुआ है आपका अरावली पर्वतमाला, जिसकी लंबाई 692 किलोमीटर और चौड़ाई 10 से 120 किलोमीटर के बीच है। श्रृंखला एक प्राकृतिक हरित दीवार के रूप में कार्य करती है, जिसका 80% भाग राजस्थान में और 20% भाग जो है वो हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में स्थित है। अभी हमने कहा कि उत्तर प्रदेश का संभवतः हिस्सा उत्तर प्रदेश में इसका नहीं जाएगा, लेकिन एक बार कंफर्म करना भी आवश्यक है। अरावली पर्वतमाला 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित है, सांभर सिरोही श्रेणी राजस्थान में
सांभर सिरोही श्रेणी और राजस्थान में सांभर खेतड़ी श्रेणी, और इनका विस्तार लगभग 560 किलोमीटर है। ये थार रेगिस्तान और गंगा के मैदान के बीच एक इकोटोन के रूप में कार्य करता है। और इकोटोन किस प्रकार का क्षेत्र होता है? उस प्रकार का क्षेत्र होता है जो दो या अधिक पारिस्थितिकी तंत्र, जैविक समुदाय या जैविक क्षेत्र जहां पर मिल जाते हैं। दो या अधिक पारिस्थितिकी तंत्र, जैविक समुदाय या जैविक क्षेत्र जहां पर मिलते हैं, उस क्षेत्र को हम इकोटोन क्षेत्र कहते हैं। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो कि राजस्थान में है वो है, और उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इस प्रकार से कथन 3 यहां सही नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अमनगढ़ या अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह तराई क्षेत्र में स्थित है और लगभग 578 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरा कथन है, यह मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तराखंड राज्य के उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में ही रहा। सही विकल्प आपको चुनने हैं इनमें से, ये इसको हटा दीजिएगा। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। ये जो सारे कथन कहे गए हैं दोनों ही कथन सही कहे गए हैं, यानी 1 और 2 दोनों कथन इसमें सही हो जाएंगे। चलिए अमनगढ़ जो हमारा टाइगर रिजर्व है उसके बारे में जान लेते हैं। सामान्य तथ्य, ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की स्थिति देख सकते हैं, और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ उत्तराखंड में स्थित है, और ये जो इसका हिस्सा है अमनगढ़ का, ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये बात सही है कि ये टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के अमानगढ़ में स्थित है। और टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था, लेकिन वर्ष 2000 में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड निकला। और 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में ही बना रहा, जिसका क्षेत्रफल लगभग 578 वर्ग किलोमीटर है। और यही बात प्रथम उसमें स्टेटमेंट में कही गई है। आगे देखते हैं। इसे वर्ष 2012 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था और मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही यह हिस्सा था। जब दोनों प्रदेश का विभाजन हुआ वर्ष 2000 में, तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में ही रहा। चलिए, एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और अभ्यास प्रश्न क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वन्य जीव अभ्यारण्य दिए हैं और यहाँ स्थान दिए हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य दिया है डेजर्ट वन्य जीव अभ्यारण्य, और इसका स्थान दिया है गुजरात। दूसरा दिया है बन्नी वन भूमि, इसका स्थान दिया है महाराष्ट्र। और तीसरा दिया है मोलेम वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका स्थान दिया है गोवा। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।